नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और हाजिर हूं आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा खास शो योर मनी लेकर। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत से आप कैसे मोटा मुनाफा कमा सकते हैं ये भी हम आपको सिखाते हैं। अगर आप भी योर मनी में अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, या फिर हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप फेसबुक और एक्स पर जब लाइव चल रहा होता है उस वक्त वहाँ कमेंट सेक्शन में जाकर भी आप अपने सवाल दर्ज कर सकते हैं। हम आपके सवाल अपने एक्सपर्ट से ज़रूर पूछेंगे। और आइए अब आपका परिचय कराते हैं। आज के हमारे गेस्ट से मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है विरल जी। और हम कार्यक्रम में अपनी क्वेरीज पे जाएं इससे पहले कुछ वैल्यूएबल टिप्स, और आज बिल्कुल फंडामेंटल की बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड का बाज़ार जो इतना बड़ा है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसमें नए नए लोग आते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं। क्यों ना हम कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स, अगर आप म्यूचुअल फंड निवेश शुरू करना चाहते हैं या आप कर भी रहे हैं तो भी आप चेक करें कि ये फंडामेंटल्स आपके सही हैं या नहीं। तो विरल जी ये बताइए कि सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? शुक्रिया मनोज जी, शो में बुलाने के लिए। आपने सही कहा कि जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, और साथ साथ में जो एएमसीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वो अपने डिफरेंट डिफरेंट फंड्स लेके आ रही है, नई नई एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आ रही है। मनोज जी, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ऐसा लिखा था कि कम से कम 100 एएमसीज 100 एएमसीज का एपेटाइट है इंडियन मार्केट में। अभी रफली अराउंड 46 एएमसीज हैं और बहुत सारे नए एएमसीज लाइंड अप है। तो डेफिनेटली बहुत सारे फंड्स आएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे विद इन द म्यूचुअल फंड स्पेस। तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी होते हैं लोगों को जब वो म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। पर मैं ऐसा कहता हूं कि आप जब म्यूचुअल फंड्स लेना चाहते हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, पहले म्यूचुअल फंड के कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से म्यूचुअल फंड में लेना, उससे पहले मैं ये कहता हूं कि आपका गोल डिफाइन करो। आप फाइनेंशियल गोल को डिफाइन करो कि मैं ये मेरे फाइनेंशियल गोल के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मेरा गोल कोई होता नहीं है, फाइनेंशियल गोल मुझे नहीं पता है, तो मैं मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा ही कैसे? अगर मेरा डेस्टिनेशन डेफिनेटली कुछ वेल्थ क्रिएशन का है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे ये जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, रिटर्न के बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। आपका टाइम होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका जो म्यूचुअल फंड आप ले रहे हो, सोच रहे हो, टाइम होराइजन के मुताबिक भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर टाइम होराइजन, गोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे पहला स्टेप। जी, और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि जैसे म्यूचुअल फंड में आप ले रहे हैं रिटर्न के लिए लेकिन रिस्क भी है, तो उस पर ध्यान नहीं जाता है, तभी भी आप गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर आपने कहा कैटेगरी वगैरह का मामला, तो फिर स्टेप वाइज आगे बताएं कि फिर क्या करना चाहिए। मान लीजिए गोल मेरा सेट हो गया, 5 साल का गोल है या 15 साल का। देखिए, आपने सही कहा, ये सबसे पहला स्टेप, गोल को सिलेक्ट करना, टाइम होराइजन को डिसाइड करना। फिर आती है रिस्क की बात। देखिए, हर एक फंड, म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी कैटेगरी बेस्ड फंड्स होते हैं, हाइब्रिड बेस्ड कैटेगरी फंड्स होते हैं, डेट के बेस्ड फंड्स होते हैं, इंडेक्स फंड्स होते हैं, बहुत सारे फंड्स होते हैं, बहुत सारे कैटेगरीज हैं, राइट? तो वो हर एक फंड जो होते हैं उसमें कहीं ना कुछ रिस्क होता है। लो रिस्क के लेके हाई रिस्क तक म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी ऑप्शन अवेलेबल है, फंड्स अवेलेबल है। तो पहले तो आपको आपकी रिस्क कैपेसिटी समझनी है, रिस्क एपेटाइट समझना है। अगर मैं शादी भाषा में कहूं, सिंपलिस्टिक वे में कहूं, कि अगर आप रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते, यानी आप डरते हैं, इक्विटी मार्केट से डरते हैं, इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी से डरते हैं, एक साथ अगर कुछ महीनों तक मार्केट नीचे जाता है तो आप डर जाते हैं, तो आप स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड को अवॉइड करिए। आप ज्यादा से ज्यादा लार्ज कैप में जा सकते हैं, या तो हाइब्रिड में जा सकते हैं, या तो डेट फंड्स में जा सकते हैं। तो रिस्क प्रोफाइलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कभी भी आप निवेश करने के लिए सोचते हैं, शुरू में जब आप निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपका रिस्क प्रोफाइलिंग, रिस्क एपेटाइट करवा लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी। साथ में कैटेगरी वाइज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये थर्ड स्टेप मैं कहता हूं। जैसे इक्विटी में निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कम से कम 5 साल 7 साल उससे ज्यादा का समय आपके पास होना चाहिए। अगर आप डेट फंड्स में निवेश करना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी के लिए काम आता है, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए काम आता है। मान लीजिए आप 1 महीने से लेकर 3 साल तक आपको अगर निवेश करना है, आपका टाइम होराइजन 1 महीने से लेकर 3 साल तक का टाइम होराइजन है, तो डेट फंड आपके लिए काफी सही होगा। आप इक्विटी मार्केट से डरते हो, बट रिटर्न्स मामले में आपको इक्विटी जैसा रिटर्न्स भी आपके पोर्टफोलियो में चाहिए, तो हाइब्रिड इज द कैटेगरी जहां पे आपको डेट और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। अगर आप 3 साल से लेकर 5 साल तक निवेश करना चाहते हो, तो आपके लिए हाइब्रिड काफी सही है। अगर आपको इंडेक्स में निवेश करना है, लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड चाहिए, तो इंडेक्स की भी कैटेगरी आपके लिए अवेलेबल है। तो कैटेगरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक कैटेगरी का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो समझिए और आपका टाइम होराइजन के साथ आपकी कैटेगरी को लिंक करिए। ठीक है, अब ये बताइए कि कोई म्यूचुअल फंड जब हम चुनते हैं तो उसमें क्या 2 4 5 चीज़ें देखनी चाहिए, और एसआईपीज़ के लिए क्या दिमाग में रखना चाहिए? देखिए डेफिनेटली फंड को जब हमको सिलेक्ट करना है, हमने 3 स्टेप्स देख लिए, चौथा स्टेप होता है फंड की जो क्वालिटी है, यानी फंड को जो सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंड हाउस का ट्रैक रिकॉर्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी रेपुटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, हम फंड हाउस को देखते हैं, साथ में फंड मैनेजर कौन है, कितने सालों से वो फंड को मैनेज कर रहा है, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उसने जितने फंड मैनेज कर रहा है आज के दिनों में उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है। फिर एक होता है परफॉर्मेंस वर्सेस बेंचमार्क। हर एक म्यूचुअल फंड का, मनोज जी, कुछ कोई ना कोई एक बेंचमार्क होता है। निफ्टी हो सकता है, सेंसेक्स हो सकता है, निफ्टी 100 हो सकता है, निफ्टी 500 हो सकता है, बेस्ड ऑन द फंड। पर परफॉर्मेंस विजाविज बेंचमार्क का रिटर्न्स क्या आया है, आप 1 2 3 4 5 साल ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, आप 1 3 5 साल ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, जिससे आपको अंदाजा लग सकता है कि ये परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसके बेंचमार्क में। फिर आप पीयर ग्रुप परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। अगर मैंने कोई एक फ्लेक्सी कैप फंड लिया है, तो पहले मैं बेंचमार्क से कंपेयर करूंगा, और मेरे बाकी जो एएमसीज के फंड्स हैं उसके साथ उसकी कंपैरिजन करूंगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि भाई एग्जैक्टली ये फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। और डाइवर्सिफिकेशन, आप एक ही फंड में पैसा लगाने का मत सोचो। आपके पास मान के चलिए एग्जांपल 1 लाख रुपया है, तो आप 25,000 कोई एक फंड में कर सकते हैं, दूसरा 50,000 कोई दूसरे फंड में कर सकते हैं। तो यानी जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड करोगे, उतना रिस्क कम होगा और रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा होगा। तो इस तरह से ये 5 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और फिर आती है कि भाई एसआईपी, फंड सिलेक्शन हो गया, फंड हाउस सिलेक्शन हो गया, गोल निश्चित हो गया, बट स्ट्रेटेजी वाइज अगर आपको निवेश करना है, तो एक एसआईपी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आप म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको बार बार लगातार आपको रिव्यू भी करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेरीज पर चलते हैं, और सबसे पहले हमारे कॉलर नवीन कुमार कर्नाटक से जुड़ गए हैं। 11,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 12-15 साल का लक्ष्य है। पूछिए अपना सवाल नवीन कुमार जी। नमस्ते सर। जी पूछिए। हेलो सर। जी सवाल पूछिए। नहीं, वही जो फंड का रिव्यू करना था सर। फिर अभी वो एक मुश्किल है, कौन सा फंड चुना है, इसलिए पूछ। ठीक है, इनको 1 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश करना है विरल जी, और पोर्टफोलियो रिव्यू चाहते हैं। ये 12-15 साल का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? पोर्टफोलियो जो अभी करंट पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। इक्विटी फंड्स हैं सारे, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा किया हुआ है, लॉन्ग टर्म व्यू रखकर चल रहे हैं 12-15 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो नया पैसा है, मैं अभी करंट मार्केट की बात करूं, अगर करंट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि मार्केट काफी वॉलेटाइल है। कुछ महीने अपसाइड दिखाएगा, कुछ महीने डाउनसाइड दिखाएगा। तो मल्टी एसेट एक कैटेगरी काफी अच्छी हो सकती है, लमसम पैसा है, तो मैं उसको हाइब्रिड वे में मल्टी एसेट में कहूंगा कि निवेश करिए। और या तो वो आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट देख सकते हैं, या तो व्हाइट ओक का मल्टी एसेट, ये दो में से कोई भी एक फंड में वो निवेश कर सकते हैं, जो उनके 1 लाख रुपए वो लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं।
जी, तो आपको जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं आगे, दूसरी कॉलर शशि कुमार शेखर झारखंड से। इनके पास एसआईपी है फिलहाल 9,000 की, 12 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। पूछिए अपना सवाल। हेलो। शशि हैं झारखंड से। शशि, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि मेरे अभी चल रहा है 9,000 रुपए का SIP। मेरे जो फंड है सर, हम्म कुछ तो ये मेरा एक्चुअली क्या है सर, मेरा अभी 47 एज हो रहा है हम्म और मैं रिटायरमेंट के समय चाहता हूँ कि 1 CR हो। तो और कितना SIP बढ़ाना होगा और कितना मतलब फंड मेरा जो ये मैंने भेजा है क्या वो सही है कि चेंज करने के लायक? ठीक है विरल जी, 12-13 साल का लक्ष्य है। यहाँ से इनका जो डिटेल इन्होंने भेजी है उसके आधार पर क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि जो फंड्स उन्होंने निवेश किए हैं, 9 फंड में से मैं यहाँ पे कुछ फंड में से निकल जाने की सलाह दूंगा। यानी पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि एक ही एमसीज के 2-3 फंड्स उन्होंने लेके रखा है। पैसिव में निवेश करके रखा हुआ है, पैसिव और एक्टिव का कॉम्बिनेशन है ओवरऑल पोर्टफोलियो में। 2 स्मॉल कैप फंड है और 2 फ्लेक्सी कैप फंड है। यानी ये सब रीजंस की वजह से मैं यहाँ पे उनको रिस्ट्रक्चर करने की सलाह दूंगा। कौन से फंड में बने रहना है, कौन से फंड में से बने रहना है, वो मैं सलाह दे रहा हूं। आप नोट डाउन करके रख सकते हैं शशि जी। HDFC का निफ्टी 50 इंडेक्स, उसमें बने रहिए। टाटा डिजिटल फंड, उसमें बने रहिए। पराग परिक का फ्लेक्सी कैप, उसमें बने रहिए। महिंद्रा मनुलाइफ का जो स्मॉल कैप फंड है, उसमें बने रहिए। और अंत में ICICI का मल्टी कैप फंड। ये जो 5 फंड है, HDFC, टाटा, पराग परिक, महिंद्रा और ICICI, ये फंड में आपको बने रहना है। और बाकी जो सारे फंड हैं, उसके SIP को स्टॉप कर देना है। और जो फंड वैल्यू बनती है, वो जो अभी एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, जो 5 फंड मैंने कहा है, उसमें आप जोड़ सकते हैं। कोई नए फंड मत लीजिए, क्योंकि ये जो 5 फंड है वो काफी अच्छे डाइवर्सिफाइड और कैटेगरी वाइज मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं। तो ये 5 फंड में आप SIP कंटिन्यू करिए, और जो आपका टारगेट है वो आप हासिल कर पाएंगे 12 साल में। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट फंड के रिस्ट्रक्चर में बहुत ही जरूरी है आपको चेंज करना। जी, तो फंड्स बदलिए और आपका लक्ष्य आपकी पहुंच में होगा। अगले कॉलर हमारे रवि हैं रायपुर से। 16,700 की SIP करते हैं। रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज पर। पूछिए अपना सवाल। सर, मेरी उम्र 45 ईयर्स है। मैं लगभग जो है 2018 से शिफ्ट कर रहा हूँ। मेरी अभी पोर्टफोलियो वैल्यू जो है वो 14 लाख है। और मेरे को 10 साल में लगभग 1 से 1.5 करोड़ का मेरा वो है कॉर्पस बनाने का। मेरे जो फंड है सर, वो HSBC में मिड कैप, HSBC में 2,500 रुपये पर मंथ का है। कोटक फ्लेक्सी कैप में 1,500 पर मंथ। SBI फोकस में 2,000 पर मंथ। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो है हमारे पास। आप जिज्ञासा का है आपकी, ये बोलिए आपको समस्या क्या है? सर, एक बार रिव्यू करना है कि मेरा पोर्टफोलियो ठीक है कि इसमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है सर। ओके, ठीक है। विरल जी, बताइए इनके लिए क्या सलाह है आपकी? देखिए, पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे ना मनोज जी, तो रवि जी का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। यानी डाइवर्सिफिकेशन वाइज देखने जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में निवेश किया है। हालांकि 2 मिड कैप फंड है, 2 AMCs, डिफरेंट AMCs के 2 मिड कैप फंड है। जब भी हम पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, देखते हैं, तो एक ही कैटेगरी के अगर 2 फंड्स देखते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई ओवरलैपिंग कितना है। यानी 2 फंड में ओवरलैपिंग स्टॉक्स, यानी सेम टाइप्स के स्टॉक्स ये दोनों एमसीज ने कैसे लिए हैं। तो 28% का ओवरलैप है। तो अगर 30-40% से ज्यादा होता है, तो उसको मैं सलाह देता हूं कि आप निकल जाइए। दोनों अलग अलग तरीके के मिड कैप स्टॉक्स उनके लेके रखा है। 28% का ओवरलैप है, कंटिन्यू रख सकते हैं, बट रिव्यू बहुत ही जरूरी है। टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे मनोज जी, तो 10 साल में उनको 1.5 करोड़ हासिल करना है। और 14 लाख ऑलरेडी टूटा पाए हैं, जोड़ दिया है उन्होंने। 14 लाख का पोर्टफोलियो ऑलरेडी रेडी है। 16,700 की SIP है। अगर हम देखें 10 सालों में, तो कम से कम 81 लाख
81 लाख 12% अनुमान से वो जुटा पाएंगे। और अगर वो टारगेट जो है उनका 1.5 करोड़ का अगर वो हासिल करना है तो कम से कम 48,000 की एसआईपी उनको करनी पड़ेगी। अगर 48,000 की एसआईपी करते हैं, 12% अनुमान से कैलकुलेट करते हैं, तो 1.5 करोड़ जुटा पाएंगे आने वाले 10 सालों में। जी, तो फंड सिलेक्शन अच्छा है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यही है कि जितने आप एसआईपी कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो 81 लाख से 1.5 करोड़ का रास्ता है आपके सामने, और 16,700 से 48,000 तक का जो एसआईपी का रास्ता है, इस पर धीरे धीरे बढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी और आप जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद कुछ और क्वेरीज लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है योर मनी में, और हम कॉलर्स की क्वेरीज ले रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं विरल भट्ट साहब। हमारे अगले कॉलर रेडी हैं, रविकांत विशाखापट्टनम से 48 साल के। रविकांत जी, बताइए आपका क्या सवाल है? सर नमस्ते, मेरा नाम रविकांत है, मैं विशाखापट्टनम से। आई एम 48 years old. So right now my portfolio is 1 crore, sir. I am investing in Parag Flexi Cap, and recently I have taken 10 lakh from of HDFC Innovation Fund, and Motilal was a large and mid cap, and part of that ICICI Prudential Technology Fund, and I have HDFC Nifty Next 50 Index Fund. Okay. Like that I have invested in some eight funds, sir. So Okay. my whenever market is falling, I am buying lump sums of 50,000 to 1 lakh depending upon situation, sir. Apart from this, इसका अलावा मैं लमसम भी कर रहा हूँ, और मैं पीएसयू में एम्प्लॉय है, सर। Okay. मेरा एनपीएस में 50,000 कंट्रीब्यूशन है, सर। मेरा 25 है और एम्प्लॉयर का 50 है, 30 है। Okay. तो 55,000 रुपये वो है, सर। तो बाकी है, सर। एफडीस वगैरह है, सर। मेरे पास लगभग 50 लाख के एफडीस है, सर। Okay. और मेरे को कोई मतलब गोल नहीं है, सर। जस्ट आई एम इन्वेस्टिंग, सर। आई एम गेटिंग सैलरी ऑफ 2 lakhs per month फ्रॉम माय पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर जॉब। मैं फौजी था पहले, पेंशन पे आते हैं, सर। ओके, ठीक है। विरल जी, देखिए इनका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा, शानदार तरीके से ये अपने पैसे को इस्तेमाल करें एसआईपीज़ के थ्रू, एमएफ के थ्रू, और भी जो एवेन्यूज़ इनको मिले। क्या समझ पा रहे हैं आप, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए मनोज जी, पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। जैसे आपने कहा, काफी सूझबूझ के साथ उन्होंने अपना पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर किया है। डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, अलोकेशन भी उन्होंने सारे कैटेगरीज को जस्टिस दिया है अपने पोर्टफोलियो में, जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन अच्छा दिख रहा है। और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सोच रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जो लमसम इन्वेस्टमेंट है कि एचडीएफसी के इनोवेशन फंड में किया हुआ है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। जैसे उन्होंने एनपीएस करके रखा है, वहां से डेफिनेटली वो पेंशन की उम्मीद रख सकते हैं। और सामने जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, वहां से भी वो सिस्टमेटिक विड्रॉवल अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोच सकते हैं। तो मैंने थोड़ा कैलकुलेशन किया है यहाँ पे मनोज जी के 10 सालों में कम से कम अगर 12% अनुमान भी लगा दे तो वो 5 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो बना पाएंगे, यानी 4 करोड़ 90 लाख का पोर्टफोलियो बन रहा है। और 15 साल में यही पोर्टफोलियो 5 साल और दे देते हैं यहाँ से, तो कम से कम डबल हो जाएगा पोर्टफोलियो। यानी यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर 10 साल में वो 12% अनुमान से 4 करोड़ 90 लाख हासिल कर पा रहे हैं, तो 15 साल में 12% अनुमान से वो 9 करोड़ 28 लाख हासिल कर पाएंगे। तो बने रहिए, यही पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, वेल डाइवर्सिफाइड है, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अच्छा है, पोर्टफोलियो बना आपने, अच्छा बनाया है। अब इसको कायम रखना है, रिव्यू करते रहना है, और सही समय पर आपको सही इनाम मिलेगा। अभिषेक तोमर है हमारे साथ, आसनसोल से, सिर्फ 32 साल के हैं और 32,000 की एसआईपी भी करते हैं। तो अभिषेक, पूछिए अपना सवाल। सर मैं यही पूछना चाह रहा था, जो अभी आजकल जो चल रहा है ट्रेंड, उसमें स्मॉल कैप में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, तो ये कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर स्मॉल कैप से किसी कमोडिटी वाले फंड में भी स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे अभी गोल्ड और सिल्वर इतना ज्यादा हुआ, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा कमोडिटी फंड तो नहीं है। ठीक है विरल भट्ट जी, देखिए इनकी क्वेरीज बहुत स्पेसिफिक है और मौजूदा समय से भी जुड़ी हुई है। तो कई लोगों को आप जो जवाब देंगे उससे बहुत सारे लोगों को जवाब मिलेगा। बताएं।
देखिए उनकी जो सोच है वो काफी सही है मेरे हिसाब से। उनके पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड है। मैं ये कहूंगा या तो वो 2 में से कोई भी एक स्मॉल कैप में से निकल जाइए। फंड की बात बुरी नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा फंड बुरा है इसके लिए मैं निकलने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट स्मॉल कैप 2 है और उनके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप नहीं है। फ्लेक्सी कैप इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दी पोर्टफोलियो, जहां पे आपको लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का एलोकेशन मिलता है। और मार्केट में जब वॉलेटिलिटी होती है, अभी जैसे डाउन है, इसीलिए उनको डर भी लग रहा है कि स्मॉल कैप में उन्होंने 2 फंड्स पे निवेश करना है, तो क्या मैं निकल जाऊं? तो मेरे हिसाब से एक में से निकल जाना चाहिए, कोई भी एक स्मॉल कैप में से निकलकर फ्लेक्सी कैप में एंट्री करनी चाहिए। रही बात, उन्होंने कहा कि भाई मैंने गोल्ड में निवेश नहीं किया है, लोग सोच रहे हैं सिल्वर में भी निवेश करना है, तो मल्टी एसेट फंड भी एक फंड ऐसा हो सकता है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, जिससे आपका गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी, डेट सारों का कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है। अगर आपको स्टैंड अलोन कोई गोल्ड सिल्वर में निवेश करना है तो आप ईटीएफ या तो फंड ऑफ फंड में भी जा सकते हैं, जहां पे आपको गोल्ड सिल्वर का भी एलोकेशन मिल सकता है। तो ये कुछ बदलाव मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप करिए, और आपके पोर्टफोलियो को, आप 32 साल के हैं, कम से कम 10, 15, 20 साल का व्यू लेकर आप करिए, क्योंकि और बहुत सारे फाइनेंशियल माइलस्टोन, फाइनेंशियल गोल्स आपके लाइफ में आएंगे कुछ सालों में। चलिए, तो आज योर मनी में कॉलर्स का सिलसिला तो यहीं रोकना होगा, लेकिन चलते चलते विरल जी, आपके टॉप 4 फंड्स इस वक्त क्या है? जैसे मैंने कहा, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तीनों कैटेगरीज जैसे लार्ज, मिड और स्मॉल, उसमें मैं फ्लेक्सी कैप की सलाह दूंगा। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड फंड, कुछ स्टॉक्स का, कम स्टॉक्स का पोर्टफोलियो अगर आपको म्यूचुअल फंड में बनाना है तो कैनरा रोबेको का फोकस फंड है। मल्टी एसेट मैं काफी वोकल हूं, काफी बताता हूं लोगों को, रिस्क प्रोफाइलिंग आपका तय करिए, और बाद में अगर आपको लगता है कि आपको कमोडिटीज में निवेश करना है, डेट इक्विटी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट। और मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, उसमें इक्विटी डेट का रेशियो अगर आप तय नहीं कर पाते हैं तो फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए, और उसके लिए होता है डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, जो फंड मैनेजर मार्केट की उतार चढ़ाव के हिसाब से वो तय करता है। तो डीएसपी का डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विरल जी, और योर मनी में आज इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।